जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे पृथ्वी के अंदर जाने पर ताप क्यों बढ़ता है, दाब क्यों बढ़ता है, घनत्व क्यों बढ़ता है, पृथ्वी जो है परत वाइज बटा हुआ है, सियाल, सीमा, नीफे। तो सबसे ऊपर जो है सियाल क्यों है, सबसे अंदर जो है वो नीफे क्यों है, अगर परत वाइज बटा हुआ है तो किस लिए परत वाइज बटा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर उन सारे के बारे में हम डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। जैसे उल्का पिंड हो गया, भू चुंबक तो हो गया, गुरुत्व संबंधी जानकारी हो गया, पूरे जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी के पहले क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना जो है कई तरह से जानकारी में कई तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे कई जगह वो जो है सरकारी कार्यक्रम होता है, जैसे कई जगह बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर यह पता लगाया जाता है पहले से कि यह तो क्षेत्र तो न तो ज्वालामुखी ग्रसित क्षेत्र है, नहीं तो भूकंप ग्रसित क्षेत्र है, क्योंकि भूकंप जो है इससे टूटने का, इससे नष्ट होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए यह जो पहले से जानकारी मिल जाएगा तो भविष्य में यह तय हो जाएगा कि यह जो है जमीन सुरक्षित है, जिससे भविष्य में निश्चित हो जाएगा और कई तरह से जो है हमारे बचत भी होगा। तो इस तरह से जो है कई कारण हो सकता है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। अब इसके कारण इसके बाद आता है कि हमें सोर्स क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर दो तरह से सोर्स लिया गया है। पहला तो डायरेक्ट सोर्स है और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स है। तो अब यहाँ बनता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स क्यों रखा गया है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जितने भी तरह से जो है मतलब पृथ्वी जितना भी खोजा गया है अभी तक, जिसे अपने आंख से देख कर पता लगाया गया है, उसे हम डायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत रख दिया है। और जिसे मतलब थोड़ा देखा है या मतलब अनुमानित लगाया गया है, उसे हम अप्रत्यक्ष सोर्स के अंतर्गत रख दिए हैं। तो अभी समझते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत मतलब डायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रत्यक्ष सोर्स के अंतर्गत। तो इसमें जो है दो चीजों का रखा गया है। पहला है ज्वालामुखी और मतलब वोल्केनो, और दूसरा है ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट मतलब प्रवेधन, जितना मतलब पृथ्वी जो है उसमें खोद के जो पता लगाया गया है उसे हम ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहते हैं, मतलब प्रवेधन क्षमता। तो यह जो है सबसे अधिक अभी तक जो है आर्कटिक क्षेत्र के कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर तक खोदा गया है, मात्र 12 किलोमीटर तक, क्योंकि पृथ्वी की जो है त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 12 किलोमीटर एक तिल के बराबर हुआ। तो इसीलिए जो है क्या है कि प्रत्येक सोर्स जो है थोड़ा बराबर जानकारी मिला है, इसीलिए हमें अप्रत्येक सोर्स पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो अब समझ लिया कि इसे प्रत्येक सोर्स और अप्रत्येक सोर्स में क्यों बांटा है। तो प्रत्येक सोर्स के अंतर्गत दो चीजों रखा गया था, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा था ज्वालामुखी। तो आप देखते हैं हम ज्वालामुखी के। तो ज्वालामुखी क्या है कि ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के अंदर जितने ही पदार्थ है वह मेग्मा के रूप में बाहर आता है, छिद्र के जरिए जो बाहर आके लावा के रूप धर लेता है, जिसे हम दोनों को मिला के, दोनों प्रोसेस को मिला के हम ज्वालामुखी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी एक डाउट रह गया वैज्ञानिकों के कि मतलब पृथ्वी के अंदर से जो आ रहा है चट्टान, वह पृथ्वी के अंदर ठोस अवस्था में था या द्रव अवस्था में था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आने पर तो सब तो है द्रव अवस्था में बन जाता है। तो पृथ्वी के अंदर वह कौन से अवस्था में था, पृथ्वी के कितने अंदर से आ रहा है, इन सब के बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं लग पाया है। इसीलिए यह भी एक हमें जानकारी मिल जाता है कि हमें अप्रत्यक्ष सोर्स पर हमें निर्भर रहना चाहिए। तो अब लेकिन यह भी एक जानकारी मिल गया है कि ज्वालामुखी जो आता है अंदर से उसका अधिकतम गहराई जो है, उसका अधिकतम गहराई 2900 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकता है। यह जानकारी मिल चुका है, 2900 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब ज्वालामुखी जितने अंदर से आ रहा है उसका अधिकतम गहराई जो है 2900 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन ऊपर 600 किलोमीटर से आ रहा है या 700 किलोमीटर से आ रहा है या 500 किलोमीटर से आ रहा है या 10 किलोमीटर से आ रहा है, इनका जानकारी नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए हमें अप्रत्यक्ष सोर्स पर भी हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो अब समझते हैं अप्रत्यक्ष सोर्स यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स। तो इनडायरेक्ट सोर्स में जो है ताप, दाब, घनत्व। पहला है ताप, दाब और घनत्व।
तो हमें ताप के आधार पर भी हमें साक्ष्य मिलता है, दाब के आधार पर भी हमें साक्ष्य मिलता है, और घनत्व के आधार पर भी हमें साक्ष्य मिल जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू में कवर कर चुके थे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जो है ताप क्यों बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर जाने पर जो है ताप जो बढ़ने का तीन मुख्य कारण यहाँ बताया गया है कि पहला जो है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की मात्रा जो है हमारे पृथ्वी में अधिक है। तो यह तो हम जान ले कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की मात्रा अधिक है। दूसरा है कि पृथ्वी जो है अवशिष्ट उष्मा है, पृथ्वी जो है पृथ्वी के अंदर एक तरह से अवशिष्ट उष्मा है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि अवशिष्ट उष्मा क्या है। जैसे खीर का एक प्लेट है, मान लीजिए खीर, एक प्लेट में जो आप खीर को रख दीजिए और थोड़ा देर छोड़ दीजिए, क्या होता है उस पर जो है एक पपड़ी के तरह पड़ जाता है, मतलब ऊपर जो है ठंडा पड़ जाता है, लेकिन अंदर जो है आप हाथ डाल के देखिएगा उसमें तो अभी भी उसमें क्या रहता है कि गर्म रहता है। तो उसी तरह पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपर है एक भूपर्टी है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन जितने भी गहराई में जाते हैं वो जो है क्या होता है कि पृथ्वी जो है उष्मा को जो है अवशिष्ट करके अपने अंदर रखा है। जैसे खीर जो है ऊपर से ठंडा हो जाता है और अंदर में जो है वो मतलब गर्म रहता है, इसी तरह जो है पृथ्वी है। तो वही हो गया कि अवशिष्ट उष्मा के कारण जो है पृथ्वी के अंदर जितने जाते हैं हम उसे गहराई में जो है तापमान हमें बढ़ते हुए महसूस होता है, एक्चुअल में बढ़ता भी है। और तीसरा कारण है कि गुरुत्व ऊर्जा जो है ताप ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि गुरुत्व ऊर्जा जो है, ऊर्जा शब्द क्या है, एनर्जी। एनर्जी हम अभी बचपन से पढ़ रहे हैं कि एनर्जी न तो जन्म किया जा सकता है एनर्जी को, मतलब ना ही तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या है कि गुरुत्व ऊर्जा जो है मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो गुरुत्व ऊर्जा जो है अंदर जाके जो है ताप ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। हम शुरू में देखे थे कि ऊर्जा जो है न तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि गुरुत्व ऊर्जा जो है वो ताप ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ताप बढ़ने का 3 मुख्य कारण पढ़े। पहले रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का मुख्य कारण था, दूसरा था पृथ्वी के अवशिष्ट उष्मा, मतलब पृथ्वी जो है अंदर में जो है वो उष्मा को अवशिष्ट करके रखा है, इसीलिए जितनी गहराई में जाते हैं हमें ताप का महसूस अधिक होता है। तीसरा था गुरुत्व ऊर्जा जो है वह ताप ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है, इसका भी एक प्रमुख कारण बन जाता है। दूसरा था घनत्व। अब देखते हैं घनत्व। अब घनत्व क्यों बढ़ता है, अब यहाँ पर समझते हैं कि घनत्व ताप से रिलेशन है, ताप से रिलेशन है, मतलब ताप और घनत्व का एक तरह से रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर हम एक और जरिया दिखाते हैं आपको घनत्व बढ़ने का। देखिए हम यहाँ पर जानते हैं कि पृथ्वी जो है परतदार, मतलब परतदार बटा हुआ है। जैसे ये हो गया सियाल, ये हो गया सीमा, एक तरह से फिर अंदर रख देंगे तो हो गया नीफे। जैसे 1 मिनट ले लेते हैं, देखिए ये हो गया सियाल, ये हो गया सीमा, ये हो गया नीफे। तो क्या है पृथ्वी जो है परतदार बटा हुआ है। तो क्या है कि यह जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, यह जो है इस पर फोर्स लगा रहा है। तो मेरा टोटली कहने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ जो है पृथ्वी में प्रेशर बढ़ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ेगा। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लिए जो है पृथ्वी के अंदर जाने में जो है घनत्व क्यों बढ़ता है। हम एक और कारण से इसे हम समझते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। अब यहाँ तापमान भी घनत्व भी बढ़ेगा। तो अब तीसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा मतलब ताप और घनत्व हो गया। यहाँ पर समझते हैं दाब। तो दाब तो देखिए आप यहाँ पर दाब क्यों बढ़ता है पृथ्वी के अंदर जाने पर। तो यहाँ पर तो साफ साफ क्लियर था कि पृथ्वी जो है वह परतदार बटा हुआ है, और परतदार जो है यह इस पर फोर्स लगा रहा है, यह इस पर फोर्स लगा रहा है, यह इस पर फोर्स लगा रहा है। तो मतलब जो है दाब बढ़ने का एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जो है हमें दाब क्यों बढ़ता है। तो ये तो हो गया ताप, दाब और घनत्व। ताप, दाब और घनत्व हो गया। दूसरा है गुरुत्व संबंधित अनुमान, इनडायरेक्ट सोर्स, गुरुत्व संबंधित अनुमान। देखिए यहाँ पर गुरुत्व संबंधित अनुमान क्या क्या लगाया गया है। अब यहाँ पर हम पहले शुरू में कवर किए थे कि पृथ्वी जो है वह परतदार क्यों बटा हुआ है। परतदार जो है वह क्यों बटा है, सबसे ऊपर सियाल क्यों है, सबसे नीचे नीफे क्यों है। तो इन सब के बारे में हम गुरुत्व संबंधी से जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। हम जानते हैं यह क्या है, 3 परतों में बटा हुआ है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा,
और नीफे सबसे अधिक घन तो इसका है, सब उससे कम थोड़ा जो है इसका है और उससे थोड़ा कम इसका है। तो अब यहाँ पर समझते हैं गुरुत्व संबंधी जानकारी, क्योंकि पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। तो अब यहाँ पर एक बोतल पानी ले लीजिए, मतलब एक बाल्टी में आप पानी ले लीजिए और 3 पदार्थों को रख दीजिए। एक रबर का पदार्थ रख दीजिए, एक थोड़ा प्लास्टिक का थोड़ा भारी उससे रख दीजिए और एक लोहा का रख दीजिए और उसे घुमाइए। तो क्या होगा कि अपने आप जो है तीनों पदार्थ जो है वो सेपरेट बढ़ जाएगा। सबसे अंदर लोहा चला जाएगा, उससे ऊपर प्लास्टिक वाला जो था थोड़ा भारी वो हो जाएगा और सबसे ऊपर जो है रबड़ का हो जाएगा। तो क्या है कि मतलब पृथ्वी भी उसी तरह से क्या होगा कि गोल गोल, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वह गोल गोल घूम रहा है। और उसमें क्या है कि सियाल का घन तो कम है, तो मतलब यह कम भारी है, तो इसीलिए सबसे ऊपर आ गया है। उससे ज़्यादा भारी यह सीमा है, तो यह जो है थोड़ा नीचे आ गया है। और सबसे भारी क्या है कि नीफे है, तो यह सबसे नीचे हो गया। तो हम समझ लिए कि पृथ्वी जो है परतदार वाइज क्यों बटा है, क्योंकि यह जो है सियाल सीमा नीफे जो है उसके घनत्व पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और बात समझिए कि मतलब 3 पदार्थ है और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ रहा है, तो जिसका भार जितना होगा वो उतना नीचे खिंचाएगा और जिसका भार जितना कम होगा वो उतना कम खिंचाएगा। तो इसीलिए परतदार वाइज जो है सियाल सीमा नीफे जो है वह बटा हुआ है। लेकिन एक और कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी जो है 3 परतें विभाजित है। तो अब इसका फॉर्म क्या होगा, मतलब यह 3 परतों में विभाजित है सियाल सीमा नीफे। तो कहाँ पर हम समझेंगे कि परत चट्टान है, कहाँ पर समझेंगे कि हम यहाँ पर द्रव अवस्था में है, कहाँ पर समझेंगे कि यह जो है पूरे पिघला अवस्था में है या प्लास्टिक अवस्था। प्लास्टिक अवस्था का कहने का मतलब यहाँ पर कि आधा द्रव और आधा ठोस। तो मतलब सियाल जो है वो द्रव अवस्था में है या सीमा द्रव अवस्था में या नीफे द्रव अवस्था में, कौन सा जो है चट्टान किस अवस्था में है, मतलब कौन सा परत कौन से अवस्था में है। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए जैसे प्रेशर हो जाएगा अधिक हो जाएगा टेम्परेचर से, तो वो क्या होगा, मतलब प्रेशर से अधिक हो जाएगा टेम्परेचर, तो वो जो है जो मतलब जो है सियाल सीमा नीफे मतलब परत जो है, जो भी परत में चट्टान पाया जाएगा वो क्या होगा कि द्रव अवस्था में आएगा। अगर प्रेशर हो जाएगा अधिक, जो होगा प्रेशर हो जाएगा अधिक टेम्परेचर से, प्रेशर हो जाएगा अधिक टेम्परेचर से, तो यहाँ पर क्या होगा कि ठोस अवस्था में जो है वह परत मिलेगा। अगर प्रेशर और टेम्परेचर जो है बराबर हो जाएगा तो वह जो है प्लास्टिक अवस्था में जो है वह परत मिलेगा। प्लास्टिक अवस्था का कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे एक वुड्स गेंद ले लीजिए आप और वुड्स गेंद में मोबिल लगा दीजिए, तब क्या होगा कि ऊपर जो है पिघला हुआ छिछला महसूस होगा, लेकिन अंदर में जो है ठोस फॉर्म में अवस्था मिलेगा। तो जिसे हम अभी ज्योग्राफी में कह देते हैं एक तरह से प्लास्टिक अवस्था। तो यह समझ लिए कि पृथ्वी जो है सियाल सीमा नीफे में क्यों बटा हुआ है, परतदार वाइज क्यों बटा हुआ है, मतलब कौन से परत जो है किस अवस्था में रहेगा। जहाँ पर पी का मान अधिक होगा वह द्रव अवस्था में रहेगा, सॉरी टी का मान मतलब टेम्परेचर अधिक रहेगा द्रव अवस्था में रहेगा, पी मतलब प्रेशर अधिक रहेगा तो ठोस अवस्था में रहेगा, और दोनों बराबर होगा तो वह प्लास्टिक अवस्था में रहेगा, मतलब थोड़ा पिघला रहेगा और थोड़ा ठोस अवस्था में रहेगा। अब समझते हैं उल्का पिंड संबंधी जानकारी। अब यहाँ पर समझिए उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड जो है मतलब उल्का पिंड जो है एक क्या है, पृथ्वी का ही अंग टुकड़ा है। ऐसे पृथ्वी टूट टूट के जो है बाहर छिटक गया है, ऐसे यह पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है क्या है, चक्कर लगा रहा है, तो कहीं से खिसक गया, कहीं से खिसक गया, कहीं से खिसक गया, कहीं से टूट गया पृथ्वी, और वही जो है इसके चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है, वही जो है इसके चारों ओर गोला के रूप में जो है पृथ्वी के गोला जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्या है कि इसके चारों ओर जो है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो यही गोला जो है कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान के कारण जो है यह आकर्षित हो जाता है पृथ्वी की ओर, तो यही जो है पृथ्वी की ओर आने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अक्सर जो होता है वह गोला जो है छोटा रूप में रहता है, तो पृथ्वी के बाहर जो है वायुमंडल से घर्षण करके वह जल जाता है। लेकिन कभी कभी बड़ा गोला होता है, वो आते आते पृथ्वी पर थोड़ा जलता है और थोड़ा गिर जाता है, तो जिससे हम उल्का कहते हैं। अगर वह पृथ्वी पर गिर गया तो उसे हम पिंड कहते हैं। तो दोनों अवस्था मिला के हम इसे उल्का पिंड कह देते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो उल्का पिंड का पता लगाया गया था, तो इसमें भी सबसे अंदरी जो सबसे उल्का पिंड का जो अंदर वाला भाग था जिसे नीफे के रूप में देखा गया, सबसे ऊपर सियाल और बीच में सीमा, तो इसीलिए उल्का पिंड को भी कह दिया गया कि यह भी जो है उल्का पिंड जो है वह पृथ्वी का ही भाग है।
अब यहाँ पर दो बच गया, भूचुंबकत्व और भूकंप संबंधित साक्ष्य। तो यह जो है दो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पर हम शॉर्ट में जानकारी नहीं लेंगे, दो इसे हम अब इस चैप्टर के माध्यम से देख लेंगे। तो अब हम समझते हैं, मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम पार्ट 2 में समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। सियाल सीमा निफे के बारे में बांटा गया था, किस आधार पर सियाल सीमा निफे किसका कितना किलोमीटर है, मतलब जितने भी जानकारी मिल सकता है इसके हम आगे अब पार्ट 2 वीडियो में देखते हैं।